Assalamu alaikum. Welcome back to Gen Z Innovation. Let me ask you something. क्या कभी आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ फौरी बाय करना चाहते हो बट वो ख़रीदने के लिए आपके पास अभी पैसे नहीं हैं? वो कोई ब्रांडेड न्यू फ़ोन भी हो सकता है, वो होम अप्लायंसेस की चीज़ें भी हो सकती हैं, या फिर सडनली कोई इवेंट आ गया और उसके लिए आपको एक ब्रांडेड सूट चाहिए। तो लेट मी टेल यू गाइस, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और आपको उसके लिए सैलरी का वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको फैसिलिटेट करने के लिए एक सहूलत मौजूद है जिसको हम कंज्यूमर क्रेडिट कहते हैं। अब कंज्यूमर क्रेडिट होता क्या है? कंज्यूमर क्रेडिट है कि कोई भी चीज़ जो आप आज लेते हो, लेकिन जो उसकी पेमेंट है वो आप अपफ्रंट नहीं करते, आप उसको स्मॉल इंटरवल्स में पे करते हो। और ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कि आप किसी रिटेलर के पास जाओ और उसे कहो कि भाई फ्रिज मुझे अभी दे दें, लेकिन जो इसके पैसे ना वो मैं अगले 6 महीने में देता हूँ। और इसके अलावा इसको हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे आजकल पीएसएल के मैचेस चल रहे हैं, तो अब आज जितने भी क्रिकेट के शौकीन होते हैं उनको पता है कि हमेशा क्रिकेट देखने का मज़ा एक बड़ी स्क्रीन पे आता है। और लेट्स अज्यूम कि आपके पास अभी पैसे भी नहीं है एक बड़ी स्क्रीन खरीदने के, तो उसका भी सोल्यूशन है। उसके लिए ये है कि आप किसी भी बैंक के थ्रू 12 मंथ के इंस्टॉलमेंट प्लान पे अपना अपना नया टीवी ख़रीद सकते हो। तो इस तरह एक नया टीवी भी आपके घर आ जाएगा, आप अपने मैचेस भी इंजॉय कर लोगे और उसकी जो टोटल अमाउंट है वो भी आपको अपफ्रंट पे नहीं करनी होती, बल्कि आप उसको 12 मंथ में ईजी इंस्टॉलमेंट में पे कर देते हो। तो जो ये कंप्लीट प्रोसेस है इसको हम कंज्यूमर क्रेडिट का नाम देते हैं। अब आज के लेक्चर में जो हमारे मेन पॉइंट्स होंगे जिसको हम डिस्कस करेंगे, उसमें यह है कि क्रेडिट किस तरह से यूज़फुल है बिजनेसेस के लिए और कंज्यूमर के लिए, टाइप्स ऑफ क्रेडिट्स क्या क्या हैं, और जो हमारे इसमें लास्ट पॉइंट होगा वो है सूटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेडिट। कंज्यूमर क्रेडिट में सबसे पहले है कि क्रेडिट क्या होता है, कि सबसे पहले हम क्रेडिट को डिफ़ाइन करेंगे कि क्रेडिट होता क्या। क्रेडिट एक हमेशा एग्रीमेंट होता है जो कि दो पार्टीज़ के दरमियान होता है। अब वो दो पार्टी, एक तो कंज्यूमर होगा, ठीक है, वो कस्टमर जो चीज़ें बाय कर रहा है, और जो एग्रीमेंट है ना वो इसका या तो रिटेलर के साथ होगा, ठीक है, कि जिससे वो डायरेक्टली चीज़ें बाय कर रहा है या सर्विसेज ले रहा है, या फिर वो किसी बैंक के साथ भी हो सकता है। ठीक है, कि क्रेडिट है कि एक एग्रीमेंट है जो हमेशा दो पार्टीज़ के दरमियान होगा। एक आपका कंज्यूमर है जो चीज़ों को बाय कर रहा है, और दूसरे एंड पे वो रिटेलर भी हो सकता है या वो कोई बैंक भी हो सकता है। अब क्रेडिट कितनी टाइप के होते हैं? क्रेडिट दो तरह के होते हैं। एक होता है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट होता है जो हमेशा बी टू बी होता है। बी टू बी का मतलब होता है कि बिज़नेस टू बिज़नेस। अब जैसे सप्लायर्स हैं, वो आपके कोई भी जो बिज़नेसेस हैं उनको चीज़ें वो देंगे क्रेडिट पे, ठीक है, और उनका होता है कि 2-3 मंथ का क्रेडिट होता है, और वो क्रेडिट टर्म्स पे चीज़ें देना। जितने भी बिज़नेसेस होते हैं वो हमेशा सप्लायर से चीज़ें क्रेडिट पे लेते हैं, तो वो हमेशा बी टू बी होता है। तो इसलिए जो ट्रेड क्रेडिट है ना, ये टाइप ऑफ क्रेडिट ऐसी है जो कि बी टू बी को डील करती है। दूसरा टाइप ऑफ क्रेडिट है वो कंज्यूमर क्रेडिट होता है जो कि कस्टमर को दिया जाता है, जो आम लोगों को दिया जाता है। तो उसमें या तो बैंक होती है या फिर स्टोर होते हैं जो आपके रिटेलर स्टोर वगैरह हैं। इसके बाद आ जाता है कि रीज़न्स क्या हैं। अब देखोगे जैसे जैसे मॉडर्न टाइम आता जा रहा है तो क्रेडिट का यूज़ बढ़ता जा रहा है। अब लोगों के पास कैश कम होता है, तो लोग ज़्यादा चीज़ों को क्रेडिट पे बाय करना प्रेफर करते हैं। अब इसकी रीज़न्स क्या है? एक तो ये है कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो जाता है, कि उनका लाइफस्टाइल बेटर हो जाता है। वो इस वजह से कि जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं जैसे कि गाड़ियाँ हो गई, होम अप्लायंसेस हो गए, अगर आपके पास प्रॉपर फुल पेमेंट नहीं है तो तब आप इंस्टॉलमेंट्स पे उसको ले सकते हो। तो एक्सपेंसिव गुड्स लेकर उनका लाइफस्टाइल बेटर हो जाता है। दूसरा ये वाला सिस्टम बहुत कन्वीनियंट है, ठीक है। कन्वीनियंट किस तरह है? क्योंकि आपको फुल जो पेमेंट है वो अपफ्रंट नहीं देनी पड़ती, आपको वो स्मॉल इंटरवल्स में देनी पड़ती है। और ये होता है कि चीज़ें आपको फौरी मिल जाती हैं, लेकिन जो उसकी प्राइस है वो आप टाइम के साथ देते रहते हो इंस्टॉलमेंट में। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कि बिज़नेस एक्सपैंड कर लेते हैं। अब बिज़नेस एक्सपैंड इस तरह से कर लेते हैं जैसे जैसे आज का रिसेशन का टाइम है, या इसमें हम वॉर भी कह सकते हैं, वॉर हो रही हो या फिर इन्फ्लेशन हाई हो, ठीक है। इस तरह की जो भी सिचुएशन होती है ना, इनमें हमेशा आपकी जो सेल्स है ना बिज़नेस की वो कम हो जाती हैं, क्योंकि उस वक्त कस्टमर कम होता है। तो इस वाले टाइम में हमेशा जो बिज़नेसेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्रेडिट को प्रमोट करते हैं और ज़्यादा चीज़ों को लोगों को क्रेडिट ऑफ़र करते हैं। तो जब क्रेडिट ऑफ़र करते हैं तो लोग एक्सपेंसिव चीज़ें बाय करना शुरू कर देते हैं और लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस तरह से
जो बिज़नेस है उनको भी होता है कि उनको मंथली इंस्टॉलमेंट्स आती रहेंगी, जिसकी वजह से वो अपना कैश फ्लो को अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हैं और इस तरह से उनका स्टॉक लेवल भी मेंटेन रहता है कि स्टॉक भी उनका निकलता रहता है, वो भी स्टक नहीं होता। क्योंकि अगर उनका स्टॉक स्टक रहेगा तो उसके बदले उनको गोदाम वगैरह में उसको स्टोर करना पड़ता है, तो वो भी एक कॉस्ट होती है। अगर आपकी कोई भी प्रोडक्ट निकल नहीं ना रही, वो आपके पास पड़ी हुई है स्टोर में, तो वो हमेशा एक कॉस्ट आपको पे कर रहे होते हैं। तो इस वजह से जो बिज़नेसेस होते हैं वो हमेशा प्रेफर करते हैं कि उनका जितना भी स्टॉक है या इन्वेंट्री है वो साथ साथ सेल होती रहनी चाहिए। और क्रेडिट के यूज़ की वजह से जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट हो गई है, क्योंकि आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड से डायरेक्टली पेमेंट कर देते हो और उसकी वजह से जो ई कॉमर्स का बिज़नेस है ना वो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया है कि अब ई कॉमर्स ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा कि आप डायरेक्टली पेमेंट कर देते हो तो फिर आपको पेमेंट का कोई इशू नहीं होता। इसके साथ बिज़नेस को हमेशा कंपेटिटिव एडवांटेज मिलता है, क्योंकि हर एक जो बिज़नेस है या हर कोई एक स्टोर है वो क्रेडिट ऑफ़र नहीं करता है। तो जब कोई बिज़नेस क्रेडिट ऑफ़र करता है तो जो भी सेलर आपके होंगे जब भी क्रेडिट ऑफ़र करेंगे तो उनके पास हमेशा कस्टमर ज़्यादा जाता है, ठीक है, क्योंकि लोगों को आसानी मिलती है, लोग फैसिलिटेट होते हैं कि ठीक है हमें अपफ्रंट पूरी अमाउंट नहीं देनी, हम थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे, तो कस्टमर उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरह उन बिज़नेसेस को कंपेटिटिव एडवांटेज होता है दूसरे बिज़नेस पे जो कि क्रेडिट ऑफ़र नहीं कर रहे होते। इसके साथ होता है कि अगर आपके पास कैश अवेलेबल नहीं है या एट अ टाइम नहीं है, कुछ टाइम के बाद आएगा, तो इसकी वजह से भी कैश लिमिटेड होने की वजह से आपकी परचेजेज़ रुकती नहीं है, आप चीज़ों को परचेज़ करते रहते हो। अब इसमें यह है कि यूज़ ऑफ क्रेडिट के ना बेनिफिट क्या है कि कंज्यूमर क्रेडिट यूज़फुल किस तरह होता है। ये अब इसमें हमारी 2 एंटिटीज़ हैं जिनके लिए जो क्रेडिट है वो यूज़फुल होता है। एक तो बिज़नेस वाली एंटिटी है, ठीक है, कि आपके बिज़नेसमैन हैं कि उनको ये किस तरह से बेनिफिट करता है, और दूसरे कस्टमर होते हैं जो कि कस्टमर भी हैं, उसमें सैलरीड लोग भी आ जाते हैं। अब जो बिज़नेस होते हैं ना उनकी हमेशा वो कंज्यूमर क्रेडिट के थ्रू ना कस्टमर की परचेजिंग पावर को इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि अगर उनके पास फुल पेमेंट नहीं है देने को तो वो इंटरवल में दे सकते हैं, तो उनको वो एक्सपेंसिव चीज़ें बाय करते हैं, उनकी सेल्स बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से वो अपने जो डेली का कैश होता है उसको भी मैनेज करते हैं। तो इस तरह जो बिज़नेस वाले हैं उनकी सेल इंक्रीज़ होती रहती है क्रेडिट के थ्रू। अब इसमें एग्जांपल आ जाती है जैसे कि मेट्रो कैश एंड कैरी है, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट स्टोर होते हैं, तो उसमें होम अप्लायंसेस आपको सारे घर की चीज़ें जितनी भी हैं, वो टीवी हो, रेफ्रिजरेटर हो, फ्रिज हो, एयर कंडीशनर हो या वॉशिंग मशीन हो, मतलब होम अप्लायंसेस की जितनी भी आइटम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें, मोबाइल फ़ोन वगैरह हो गए, या फिर आप कह लो कि आजकल तो ब्रांडेड ड्रेस भी आपको सारे इंस्टॉलमेंट्स पे मिल रहे होते हैं। तो इसकी वजह से ना कस्टमर की जो विलिंगनेस होती है ना टू बाय करने की चीज़ें वो बढ़ जाती है, तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है और वो एक्सपेंसिव आइटम्स को ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बिज़नेस की सेल्स इंक्रीज़ होती हैं। और उसके साथ उनको एक और फ़ायदा ये भी होता है कि जब वो चीज़ें क्रेडिट पे दे रहे होते हैं तो आप ये देखो कि वो आपसे अपफ्रंट थोड़ी सी अमाउंट ले रहे होते हैं और बाकी आपने इंस्टॉलमेंट्स में देनी होती है। लेकिन जो अमाउंट आप इंस्टॉलमेंट में दे रहे होते हैं ना उसमें हमेशा प्लस इंटरेस्ट होता है, वो कभी सेम अमाउंट नहीं होती कि जो आपने इंस्टॉलमेंट्स में देनी है ना, वो जो उसकी बेसिक प्राइस है उसमें प्लस इंटरेस्ट अमाउंट ऐड हो रही होती है। तो जो ये इंटरेस्ट है ना, ये उसका एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है बिज़नेस का, कि वो इंटरेस्ट की फॉर्म में उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी मिल रहा होता है, इस वजह से भी बिज़नेस के लिए बेनिफिट होता है। उसके साथ साथ जो इतने भी कस्टमर हैं वो उनके साथ लॉयल होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर अगर कोई आपको एक अच्छी क्रेडिट टर्म्स पे चीज़ें दे रहा होगा तो आप हमेशा प्रेफर करोगे उसी से बाय करना, तो इस तरह कस्टमर का रिलेशनशिप उनसे अच्छा हो जाता है। अब जो दूसरी एंटिटी है वो है हमारे कस्टमर हो गए, सैलरीड पीपल हो गए, ठीक है, उनमें आ जाता है कि अब जो सैलरीड लोग हैं उनके पास हमेशा कैश नहीं होता एक वक्त की चीज़ बाय का, मतलब अगर जैसे भी सैलरी लोग हैं उनको पता है कि महीने में एक दफ़ा पेमेंट आनी है उनके पास, तो उनके पास समटाइम अगर आप कह लो कि मिड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द मंथ कोई चीज़ चाहिए हो, कोई उन्होंने एसेंशियल आइटम्स बाय करनी है, तो उस टाइम उनके पास कैश नहीं होता, तो उस टाइम पे वो कंज्यूमर क्रेडिट को अटेन कर सकते हैं और इस तरह उनको चीज़ भी इमीडिएटली मिल जाती है और उनको पे मतलब इंस्टॉलमेंट्स में करना होता है कि मंथली करना होता है, कम थोड़ा थोड़ा करके करना होता है, तो उनको वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। तो इसी तरह से जो ये कस्टमर क्रेडिट है ना, कंज्यूमर क्रेडिट जो है, ये हमेशा विन विन सिचुएशन होती है, ठीक है, कि ये हमेशा बिज़नेस के लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट करता है। विन विन इस तरह के जो सेलर हैं उनकी सेल्स इंक्रीज़ हो जाती है, उनकी चीज़ें नहीं स्टॉक होती, ठीक है, और अगर वॉर का टाइम है या इन्फ्लेशन है या रिसेशन है, कुछ भी है, ठीक है, तो जितने भी बिजनेसेस हैं उनकी चीज़ें हमेशा सेल होती रहेंगी। और इसी तरह जो बायर हैं
वो मैनेज कर लेते हैं अपनी फाइनेंसिस को, कि ज़ाहिर अगर उनके पास अभी पैसे नहीं तो वो कहते हैं चलो ठीक हम चीज़ तो अफोर्ड कर रहे हैं, लेकिन ये कि इसको हम इंटरवल्स में पे कर देंगे। तो इस तरह से जो कंज्यूमर क्रेडिट है वो हमेशा विन विन सिचुएशन क्रिएट करता है। अब इसमें आ जाता है कि बेनिफिट्स क्या हैं। अब हमारे दो ही एंटिटीज़ हैं, एक कस्टमर और एक बिज़नेस। अब ज़ाहिर है जिसके कुछ चीज़ों के फ़ायदे होते हैं उसके साथ साथ उनके नुकसानात भी होते हैं। अब अगर कंज्यूमर को बेनिफिट ये होगा कि उसने बाय तो अभी करना है, ठीक है, लेकिन पे उसने बाद में करना है, ठीक है, उसके साथ साथ उसका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो जाता है, और जो भी उसको एमरजेंसी में चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं या इमीडिएटली उनको रिक्वायर्ड हैं तो वो चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन उसके साथ डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि जब आपको पता होता है ना कि आपने अभी पैसे नहीं देने, तो आप हमेशा ओवर स्पेंडिंग की तरफ चले जाते हो। तो अगर आपने ओवर स्पेंडिंग कर लिया, आपने ज़्यादा चीज़ें खरीद ली हैं, तो आपको माइंड में ये चीज़ भी रखनी चाहिए कि हर मंथ उसकी इंस्टॉलमेंट तो मस्ट देनी है, कि वो ये तो नहीं है कि आपको फ्री में मिल गई है, तो आपको हर मंथ इंस्टॉलमेंट देनी है। अगर आपकी ओवर स्पेंडिंग हो गई है तो फिर आपके बाकी एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, कि हर मंथ वो एक स्पेसिफिक अमाउंट आपकी इनकम से जाती रहेगी। और इसके साथ दूसरा होता है कि उनको इंटरेस्ट रेट हाई देना पड़ता है, कि ज़ाहिर है एक चीज़ आपको अभी मिल गई है, उसके पैसे बाद में दे रहे हो तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं होता, उसके अगेंस्ट बिजनेसेस कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे होते हैं। तो जो चीज़ 100 की है वो आपको 120 में मिल रही होती है, और डेट एक्यूमुलेशन होती रहती है। उसकी वजह से सबसे ज़्यादा आपको, अगर जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वगैरह हों या कोई भी हों, तो जब वो चीज़ें क्रेडिट पे लेते हैं, या फिर जो बिज़नेस वाले होते हैं उनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो ये होती है कि अगर आपने उनकी जो अमाउंट ली हुई है या जो चीज़ आपने इंस्टॉलमेंट देनी है, अगर वो आपने टाइमली पे नहीं की तो उससे आपकी क्रेडिबिलिटी हिट होती है, तो उससे आपकी क्रेडिट एबिलिटी हिट होती है, और उसकी वजह से आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है ना वो हमेशा कम हो जाती है। और अगर क्रेडिट रेटिंग आपकी कम हो जाए तो फिर नेक्स्ट जो भी लोग हैं वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते। और अगर स्पेशली आपकी बैंक्स के साथ कोई डीलिंग वगैरह हो, तो क्रेडिट रेटिंग आपकी कम हो या नेगेटिव हो या कुछ भी हो, कि आप पे हो कि आपने कभी किसी का लोन टाइम पे नहीं दिया या इंस्टॉलमेंट्स टाइमली आप पे नहीं कर सके, तो उसकी वजह से नेक्स्ट फ्यूचर में आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। फिर दूसरे आपके बिज़नेस आ जाते हैं। बिज़नेस को ये होता है उसकी सेल्स बढ़ जाती हैं, कस्टमर लॉयल होते हैं, कंपेटिटिव एडवांटेज होता है। इसके साथ साथ वो बल्क बाइंग को इनकरेज करते हैं, कि ज़ाहिर वो जब चीज़ें दे रहे होते हैं इंस्टॉलमेंट्स पे तो लोग ज़्यादा चीज़ें ख़रीद लेते हैं, तो उनकी बल्क बाइंग हो जाती है। और डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर कस्टमर ने लेट पे किया, कि जैसे उन्होंने रखा होता है कि मंथली इंस्टॉलमेंट आएगी तो उससे वो अपना कैश फ्लो मैनेज करेंगे, तो अगर वो बैड डेट में चले गए कि वो लोग आपके डिफ़ॉल्ट कर गए, उन लोगों ने पेमेंट ना की, तो फिर उस चीज़ का आपको हमेशा ख़तरा रहता है, ये रिस्क होता है। यहाँ पेमेंट समटाइम उनकी लेट हो जाती है, और इसके साथ साथ उनको हमेशा एक्स्ट्रा स्टाफ भी हायर करना पड़ता है, जो कि क्रेडिट कंट्रोल को, मतलब इन चीज़ों को कंट्रोल करेगा प्रॉपरली। और समटाइम इनको डिस्काउंट्स भी ऑफ़र करने पड़ते हैं अगर ये अर्ली पेमेंट को इनकरेज करें, तो क्योंकि इनका होता है कि जब बिजनेस इनको अर्ली पेमेंट चाहिए होती है ना, तो ये हमेशा चीज़ों पे डिस्काउंट पे ऑफ़र करते हैं कि ये चीज़ पे इतना डिस्काउंट होगा अगर आपने इस टाइम ड्यूरेशन से पहले पेमेंट कर दी तो फिर अगर वो चीज़ें ऑफ़र डिस्काउंट में करेंगे तो उनको फिर भी वो उनकी सेल्स कम होंगी। तो ये वाला जो सेक्शन था ना, ये हमारा था यूज़ ऑफ क्रेडिट। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ क्रेडिट के बारे में। अब टाइप्स ऑफ क्रेडिट, इसमें सबसे पहली जो टाइप ऑफ क्रेडिट है वो है हायर परचेज़। अब हायर परचेज़ में होता है कि आपने हमेशा कुछ अमाउंट ना इनिशियल डिपॉजिट करवानी होती है, ठीक है, और जो बाकी अमाउंट होगी ना, रिमेनिंग अमाउंट होती है इनिशियल डिपॉजिट के बाद, उसको आपने इंस्टॉलमेंट्स में देना होता है, ठीक है। वो इंस्टॉलमेंट्स मंथली होती हैं। अब उसमें आ जाता है कि जैसे अगर आप कहो कि आप कोई भी चीज़ कर लो, कि होम अप्लाइंसेस में आपने लेट्स सपोज एक मशीन बाय करनी है, ठीक है, कोई भी मशीन बाय करनी है। अब उसका वो कह देते हैं कि जी वो उसकी कॉस्ट अज्यूम कर लेते हैं कि जी 1 लाख उसकी कॉस्ट है, तो वो कहते हैं कि जी 20% इसका आपने इनिशियल डिपॉजिट करवाना है, तो अब 20% 1 लाख का हो जाएगा 20,000, तो वो 20,000 आपने अपफ्रंट अमाउंट देनी है, ठीक है, जो इनिशियल डिपॉजिट होगा। अब बाकी जो इसका 80,000 होगा ना, ठीक है, उसमें प्लस इंटरेस्ट अमाउंट करके उसको आपने मंथली देनी है, जितने भी, अब वो 1 साल की आप इंस्टॉलमेंट कर लो, 2 साल की कर लो, 3 साल की कर लो, जितनी भी हो जाए, ठीक है, कि वो कुछ 1 साल की इंस्टॉलमेंट करते हैं, कुछ 2 साल की करते हैं, कुछ 3 की करते हैं, कुछ 5 ईयर्स का भी प्लान होता है, तो वो फिर डिपेंड करता है कितने ईयर्स का प्लान होगा। तो हर परचेज़ में हमेशा आपने सबसे पहले इनिशियल डिपॉजिट थोड़ा सा करवाना होता है, और जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट होती है ना, उसमें इंटरेस्ट प्लस करके उसको फिर मंथली डिवाइड करके वो आपकी इंस्टॉलमेंट बना देते हैं, वो फिर आपने मंथली देनी होती है। तो इसमें होता है कि, लेकिन इसमें ये होता है कि चीज़ आपके पास फौरी आपकी पोजेशन में आ जाती है,
ठीक है, लेकिन ऑनरशिप आपके पास उसकी नहीं आती कि आपको वो चीज़ फ़ौरी मिल तो जाती है। जैसे अगर आपने मशीन ख़रीदी है, मशीन आपके घर आ जाएगी, लेकिन वो मशीन स्टिल उस बिज़नेस के नाम ही रहेगी जिससे आपने ख़रीदी है। जब तक आप फ़ाइनल पेमेंट नहीं करते हो तब तक वो मशीन आपके नाम नहीं हो सकती। जैसे गाड़ियाँ होती हैं कि जब आप गाड़ियाँ इनिशियल डिपॉज़िट करवा के लेते हो, तो जब तक गाड़ियों की इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं होती, गाड़ियाँ आपके नाम कन्वर्ट नहीं होती, वो बैंक के नाम ही रहती हैं। तो इस तरह ओनरशिप आपके नाम कन्वर्ट नहीं होती, लेकिन उनकी पोजेसन आपके पास ज़रूर होती है कि मतलब वो चीज़ें आपके पास होती हैं, आप यूज़ कर रहे होते हो, लेकिन फ़ाइनल पेमेंट होने के बाद उसकी ओनरशिप आपके पास आती है। अब इसका जो हायर परचेज़ के एडवांटेजेस होते हैं, कंज्यूमर को ये होगा कि उनका जो पेमेंट है वो स्प्रेड हो जाती है ओवर द टाइम, और उनको इमीडिएटली चीज़ मिल जाती है यूज़ करने के लिए, और वो एक्सपेंसिव आइटम्स को इससे परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन उनको कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, वो यही कि ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो समटाइम उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है, और ऑनरशिप उनकी लास्ट पेमेंट के बाद होती है, और उनका हमेशा रिस्क रहता है कि अगर वो टाइमली उनकी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर सके, जैसे अगर गाड़ी आपने इंस्टॉलमेंट पे ली हुई है और अगर गाड़ी की अपनी इंस्टॉलमेंट टाइमली पे नहीं कर सके हो, तो फिर वो बैंक आपसे गाड़ी वापस ले लेती है। तो इस तरह इस चीज़ का ख़तरा कंज्यूमर को हमेशा रहता है। अब दूसरी साइड पे रिटेलर्स आ जाते हैं, उसमें होता है कि कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट इनकी तरफ हो जाएंगे क्योंकि एक्सपेंसिव गुड्स की सेल्स इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके साथ साथ उनको इंटरेस्ट की फॉर्म में उनको एडिशनल प्रॉफिट भी गेन करते रहेंगे। अब रिटेलर्स को डिसएडवांटेज ये होंगे कि उनके कस्टमर डिफ़ॉल्ट कर सकता है, ठीक है, और इसके साथ साथ उनको हमेशा ट्रैक करना पड़ता है सिस्टम को, जिसकी वजह से इनको आप कह लो कि एक्स्ट्रा स्टाफ भी हायर करना होता है। और अगर कस्टमर आपके पैसे पे नहीं कर रहा तो सम टाइम आपको कोई ना कोई लीगल एक्शन भी उनके अगेंस्ट लेना पड़ता है, तो ये आपको फिर कॉस्टली हो जाता है। अब जो सेकंड टाइप ऑफ क्रेडिट है वो एक्सटेंडेड क्रेडिट। अब एक्सटेंडेड क्रेडिट ये होता है कि जिसमें आप चीज़ तो रिसीव कर लेते हो, ठीक है, और पेमेंट आपने उसकी बाद में देनी होती है, और लेकिन उसमें ये फ़ायदा हो सकता है कि वो सम टाइम इंटरेस्ट फ्री होती है। इसमें ये होता है कि जैसे अगर आप कोई बिज़नेस वाले हो या कोई भी हो, आपने वो कोई मशीन ख़रीदी है, ठीक है, अपने ऑफिस यूज़ के लिए, तो वो आप करते हो, आप कहते हो कि जी उस मशीन की जो अमाउंट है ना वो आप 3 मंथ्स के बाद पे करोगे, ठीक है। तो अब आपके पास 3 मंथ का टाइम है, अगर आपने 3 मंथ्स के अंदर उसकी पेमेंट कर दी तो उस पर आपको ज़ीरो इंटरेस्ट चार्ज होता है, ठीक है, ज़ीरो इंटरेस्ट चार्ज होगा अगर आपने 3 मंथ के अंदर अमाउंट पे कर दी। लेकिन अगर आपकी 3 मंथ से ज़्यादा अमाउंट गई तो फिर आप पे प्लस इंटरेस्ट होगा, ठीक है, और फिर इंटरेस्ट ज़्यादा होता रहता है कि जितनी आपकी पेमेंट लेट होगी उतना इंटरेस्ट इंक्रीज़ होता रहेगा, ठीक है। और इसमें 2 तरह की ऑप्शन होती हैं कि समटाइम तो वो कहते हैं कि चीज़ हमने आज बाय की है, ठीक है, और उसकी टोटल जो लमसम अमाउंट है वो 3 मंथ्स के बाद देंगे, या फिर उस मंथ को वो 3 मंथ की इंस्टॉलमेंट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, कि वो इंस्टॉलमेंट्स भी हो सकती हैं या फिर वो लमसम अमाउंट भी, कि टोटल की टोटल जो अक्यूमुलेटेड अमाउंट है वो भी एंड में पे कर सकते हैं। तो ये इनके पास ऑप्शन होती है। और इसमें लेकिन इसमें ये होता है, इसका बेनिफिट, अब जैसे हमने हायर परचेज़ पढ़ा था, हायर परचेज़ में कि ऑनरशिप नहीं मिलती, इसमें इमीडिएटली आपको ऑनरशिप भी मिल जाती है और पोजेसन भी, कि आपकी नाम भी चीज़ कन्वर्ट हो जाती है और आपके पास भी आ जाती है। और लेकिन इसमें टाइम जो मैक्सिमम है वो 30 से 90 डेज़ होता है, मतलब 1 मंथ से 3 मंथ का टाइम, इससे ज़्यादा वो नहीं देते, और लिमिटेड टाइम में ही सिर्फ आप पे इंटरेस्ट फ्री होगा। अगर उससे ज़्यादा टाइम आप पेमेंट में लोगे तो फिर आपको इंटरेस्ट फ्री नहीं होता। अब इसमें ये होता है कि कंज्यूमर अपने फाइनेंसेस को मैनेज इजीली कर लेते हैं, इसके साथ वो बड़ी परचेजेस को इंकरेज करते हैं, और जो रिटेलर सेल्स हैं वो इंक्रीज़ होती रहती हैं। अब देखो इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑलमोस्ट सबके सेम ही है, तो जो भी रिटेलर्स हैं उनको भी सेम ही एडवांटेज डिसएडवांटेज हो रहा है, वो जो मर्ज़ी टाइप ऑफ क्रेडिट ले लें, ठीक है, और जो कंज्यूमर है उनको भी। और फिर इसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ क्रेडिट आ जाता है वो है स्टोर कार्ड्स। अब स्टोर कार्ड्स होते हैं जैसे कि इम्तियाज़ वगैरह हो गए या अल्फता हो गए, तो ये या कोई भी ये हो गए, अगर आप कपड़ों के ब्रांड्स भी देखो या ज्वेलरी के ब्रांड्स देख लो, तो वो हमेशा स्टोर कार्ड देते हैं। अब वो स्पेसिफिक स्टोर कार्ड होता है, ठीक है, जो कोई भी रिटेल चेन वगैरह आपको देती है, ठीक है। और लेकिन इसका ना जो ये होता है कि वो सिर्फ जो भी स्टोर कार्ड है वो सिर्फ उसी स्पेसिफिक स्टोर में यूज़ होगा। जैसे अल्फता का कार्ड है तो वो सिर्फ अल्फता पे यूज़ होगा, इम्तियाज़ का कार्ड है वो सिर्फ इम्तियाज़ पे यूज़ होगा, आप उस कार्ड को किसी और स्टोर पे यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको, अगर आप उनके फ्रीक्वेंट कस्टमर हो, आप बार बार उन्हीं से चीज़ें बाय करते हो, तो फिर आपको वो बार बार डिस्काउंट भी ऑफ़र करेंगे, आपको कुछ पॉइंट्स मिलते रहेंगे, आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे उस पर। और आपकी मंथली बिल की फॉर्म में वो होता है कि मतलब स्टोर कार्ड है तो आपने ख़रीदते रहते हो और मंथली बिल की तरह आपके पास आता है और आप उसको पे कर देते हो।
और इसमें लॉयल्टी रिवॉर्ड्स उसको मिलते हैं जो फ्रीक्वेंट कस्टमर होते हैं, और वो हमेशा रिपीट परचेज़ को इनकरेज करते हैं। कि स्टोर कार्ड का मतलब ही होता है कि वो कस्टमर बार बार आपके पास आएगा तो उसको डिस्काउंट और बाकी अवार्ड्स वगैरह मिलेंगे। इसका डिसएडवांटेज होता है कि उस पर हाई इंटरेस्ट रेट होते हैं, ठीक है, वो लिमिटेड होता है सिर्फ एक ही स्टोर पे, और कंज्यूमर उसमें ओवर स्पेंडिंग भी कर सकते हैं। समटाइम भी होता है कि जब हमें पता होना है कि इस पर हमें डिस्काउंट मिलेगा और यहाँ इस पर कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिलेगा, तो हम ज़्यादा स्पेंडिंग कर देते हैं। तो फिर इस वजह से इसको पे ना आपको हमेशा ओवर स्पेंडिंग का ख़तरा रहता है। अब स्टोर कार्ड के बाद आ जाते हैं आपके इनफॉर्मल क्रेडिट, ठीक है। इनफॉर्मल क्रेडिट होता है जो कि आप बोरो करते हो अपने फैमिली या फ्रेंड से या किसी भी लोकल शॉपकीपर से, ठीक है, जिसमें कोई भी फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होता, ठीक है। अब बाकी जितने भी थे ना उसमें सब में कोई ना कोई फॉर्मल एग्रीमेंट होता है जिसकी बेस पर आप चीज़ें ले रहे होते हो। अब इनफॉर्मल क्रेडिट है जैसे आप अपने किसी दोस्त से या फैमिली मेम्बर से या कोई भी आपका लोकल शॉपकीपर वगैरह है, जैसे सोसाइटी में जो शॉप्स वगैरह होती हैं, तो वो समटाइम आपको चीज़ें आपके जानने की बेस पे या आपके रेफरेंस की बेस पे आपको चीज़ें बगैर किसी एग्रीमेंट के दे देते हैं। तो वो जो होता है वो आपका इनफॉर्मल क्रेडिट होता है। इसमें ये कि कोई पेपर वर्क नहीं होता, इंटरेस्ट फ्री होता है हमेशा, और ये ट्रस्ट बेस्ड होता है कि जो चीज़ लोग ट्रस्ट करते हैं वही आपको इनफॉर्मल क्रेडिट देते हैं, अदरवाइज़ हर कोई नहीं देता। इसमें होता है कि ये आपको इजीली मिल जाता है, इस पर इंटरेस्ट फ्री होता है, लेकिन ये यूज़फुल होता है एमरजेंसी सिचुएशन में, कि अगर आप पे बहुत ज़्यादा एमरजेंसी है और आपको फौरी गैस चाहिए, कोई और अवेलेबल नहीं है, तो फिर आपको इसका बेनिफिट होता है। डिसएडवांटेज होता है कि सम टाइम आप उसकी पेमेंट टाइमली वापस नहीं करते हो तो फिर आपका रिलेशनशिप ख़राब होता है, और इसमें कोई लीगल प्रोटेक्शन भी नहीं होती। तो अगर वो बंदा आपके पैसे नहीं दे रहा है तो फिर आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि आपके पास कह लो कोई भी कि जैसे इसमें कोई पेपर वर्क नहीं है तो आपके पास कोई लीगल फॉर्मेलिटी आप उसके अगेंस्ट नहीं ले सकते हो। और इसके साथ साथ फिर मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है कि ज़ाहिर है कहते हैं ना कि जब भी किसी रिलेशन में पैसे का मसला आएगा तो वो रिलेशन ख़राब हो जाता है। तो जब भी आप फैमिली फ्रेंड्स वगैरह या इनसे पैसे वगैरह उधार लो और आप टाइमली वापस ना करो तो फिर उससे आपके रिलेशन काफ़ी हद तक ख़राब हो जाते हैं। हमारा जो सबसे लास्ट टाइप ऑफ क्रेडिट है वो है क्रेडिट कार्ड्स। अब क्रेडिट कार्ड होते हैं जो इशू किए जाते हैं बैंक की तरफ से या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से, ठीक है। ये कंज्यूमर को अलाउ करते हैं कि वो चीज़ें अभी बाय कर लें, लेकिन इसके जो पैसे हैं वो बाद में पे करेंगे एट द एंड ऑफ मंथ, और इनकी एक स्पेसिफिक क्रेडिट लिमिट होती है, ठीक है। अब इसके आ जाएगा क्रेडिट के इसके फ़ीचर्स कौन कौन से। अब इसके जो इम्पोर्टेंट फ़ीचर है, एक तो इसकी स्पेसिफिक क्रेडिट लिमिट होती है कि मैक्सिमम अमाउंट आप कितनी बोरो कर सकते हो। अब हर एक इंसान की कि जैसे अगर आपने बैंक में अपना अकाउंट खोला हुआ है, या आप एक किसी जगह पे जॉब करते हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, या आप कोई बिजनेसमैन हो, तो आपकी एक क्रेडिट हिस्ट्री होती है हमेशा बैंक के पास, और उसके पास आपके बैंक अकाउंट से उनके पास ये इन्फॉर्मेशन होती है कि आपको कितनी वैल्यू का क्रेडिट उन्होंने जो क्रेडिट कार्ड है वो इशू करना है। तो फिर आपकी वर्थ की बेस पे या आपकी जो भी पेमेंट आती हैं उनकी बेस पर वो आपको एक स्पेसिफिक क्रेडिट लिमिट का क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं। अब उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट 2.5 लाख भी हो सकती है, 5 लाख भी हो सकती है, 10 लाख भी हो सकती है, और उससे ज़्यादा भी हो सकती है, कि मतलब वो आपके अपने क्रेडिट रेटिंग पे होता है या आपके प्रीवियस बैंक अकाउंट्स की बेस पे होता है। तो वो हमेशा एक क्रेडिट लिमिट होती है कि आप इतनी ही अमाउंट बोरो कर सकते हो। अब जैसे अगर आपके पास लेट्स सपोज कार्ड है जिसकी लिमिट है 2.5 लाख, ठीक है, तो इसका मतलब उस एक मंथ में आप 2.5 लाख की ही चीज़ें परचेज़ कर सकते हो उस क्रेडिट कार्ड से। तो इस तरह उसकी मैक्सिमम अमाउंट एक लिमिट होती है, और इंटरेस्ट रेट हमेशा चार्ज होता है उस अमाउंट पे जो आपकी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब ये होता है कि जैसे अगर आपने उसका बिल मंथली आता है, आपने मंथली बिल पे करना था लेकिन आपने उसकी स्पेसिफिक डेट पे बिल पे नहीं किया, तो एक मंथ से जो ज़्यादा अमाउंट हो जाएगी आपकी, उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू करेंगे, और जो एक मंथ के अंदर होता है उसमें आप पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता उस पर। और उसमें ये होता है कि अगर आप उसको फ्रीक्वेंटली ज़्यादा यूज़ करते हो और आप उनकी पेमेंट भी टाइमली करते रहते हो, तो फिर उनका एक स्पेसिफिक रिवॉर्ड प्रोग्राम होता है जिसमें आप पॉइंट्स भी अर्न करते हो। आपको कुछ परचेजेस पे होता है कि कैशबैक की ऑप्शन भी होती है कुछ परसेंटेज की, ठीक है। तो इस तरह के जो डिफरेंट फीचर्स है ये अलाउ करता है कि एक तो इसका वो क्रेडिट लिमिट वाला होता है, दूसरा ये कि ये मंथली स्टेटमेंट इशू करता है कि इसने हमेशा आपको मंथली ही स्टेटमेंट इशू करनी होती है, और ये मल्टीपल स्टोर में यूज़ हो सकता है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। और इसकी जो सिक्योरिटी फीचर्स है ना, इसकी चिप टेक्नोलॉजी होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो फ्रॉड से आपको प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो इनकी सिक्योरिटी जो है ना, इनका सिक्योरिटी फीचर वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसके साथ साथ ये कॉन्टैक्टलेस इनकी पेमेंट होती है, और ग्लोबली इसको एक्सेप्ट किया जाता है।
अब इसके कुछ एडवांटेजेस आ जाते हैं, जैसे कि एडवांटेजेस में आ जाता है कि फ्लेक्सिबल स्पेंडिंग है, ठीक है, और ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट होता है, और कंज्यूमर को फ्रॉड से प्रोटेक्शन देता है कि मतलब आपको अगर आपकी कार्ड की पेमेंट पे कोई फ्रॉड हो गया है और आपका कार्ड रिचार्ज हो गया वहाँ पर, तो फिर आप उसकी एप्लीकेशन देते हो तो फिर वो फ्रॉड वाली अमाउंट आपको रिफ़ंड भी हो जाती है, ठीक है। फिर इसके साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जिसमें आ जाता है कि हाई इंटरेस्ट रेट होंगे अगर आपने टाइमली पे नहीं किया तो, क्योंकि अगर आपने मंथ के एंड पे इसकी पेमेंट नहीं की है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपकी बच जाएगी उस पर आपको इंटरेस्ट रेट बहुत हाई चार्ज होता है। इसके साथ साथ होता है कि आपकी डेटा एक्यूमुलेशन बढ़ती रहती है, और आपको एक एनुअल स्पेसिफिक फ़ी इस क्रेडिट कार्ड की पे करनी पड़ती है। और दूसरा ये होता है कि अगर आप टाइमली पे नहीं करते तो इससे आपकी क्रेडिट रेटिंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, जो कि आपकी क्रेडिबिलिटी को हिट करता है। इसका जो हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है वो है सूटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि हमने देखना होता है कि कौन सी टाइप का क्रेडिट किस सिचुएशन में प्रेफरेबल होता है, कि मतलब अगर आपकी कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें आप चीज़ें बाय करना चाहते हैं तो उसमें आपको किस टाइप ऑफ क्रेडिट को प्रेफर करना चाहिए। तो इसके लिए हमने कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको कंसिडर करना होता है। जैसे सबसे पहले हमने देखना होता है कि किस आइटम को आप बाय कर रहे हो, कि आप एक्सपेंसिव चीज़ें बाय कर रहे हो, आप कोई मशीनरी बाय कर रहे हो, या फिर आप कोई डेली यूज़ की चीज़ बाय कर रहे हो, कि मतलब आपकी टाइप ऑफ जो आइटम है वो कौन सी है जिसको आप बाय कर रहे हो। दूसरा आपने चेक करना होता है कि आपका रीपेमेंट टाइम पीरियड क्या है, कि आप उसको कितने टाइम में जो आपकी अमाउंट है उसको रीपे कर सकते हो। आपकी बोरो करने की कॉस्ट क्या है, ठीक है। बायर्स इनकम क्या है, कि आपका जो कस्टमर है उसकी इनकम क्या है, वो कितनी अफोर्ड कर सकता है। और दूसरा सबसे लास्ट जो इसका फैक्टर होता है वो होता है कि वो उसको कितनी अर्जेंट चाहिए, कि जो चीज़ है वो इसको कितनी अर्जेंटली रिक्वायर्ड है। अब इसमें आ जाते हैं, अब जैसे हायर परचेज़ है, हायर परचेज़ में हमें पता होता है कि हमने थोड़ी सी अमाउंट डिपॉजिट करानी है, उसके बाद हमने फ़िक्स्ड इंस्टॉलमेंट देनी होती है जो प्लस इंटरेस्ट होती हैं। अब अगर एक्सपेंसिव आइटम जैसे आप गाड़ी वगैरह, मोटरसाइकिल, फर्नीचर, होम अप्लाइंसेस खरीद रहे हो, तो ये उसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप डाउन पेमेंट दो और उसके बाद बाकी अमाउंट को आपने फ़िक्स्ड इंस्टॉलमेंट में पे कर देना है। लेकिन ये अनसूटेबल होती है उस सिचुएशन में अगर जो कस्टमर है वो अवॉइड करता है हाई इंटरेस्ट को, ठीक है। ये अनसूटेबल है उस सिचुएशन में कि अगर वो हाई इंटरेस्ट नहीं देना चाहता, ठीक है। अगर वो हाई इंटरेस्ट नहीं देना चाहता तो फिर उसको हायर परचेज़ की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हायर परचेज़ होगी तो फिर आपको इंटरेस्ट भी हाई देना पड़ेगा। फिर इसके बाद आ जाता है दूसरा कि जो एक्सटेंडेड क्रेडिट। अब एक्सटेंडेड क्रेडिट होता है कि जो हम आइटम रिसीव कर लेते हैं और उसको हम या तो लमसम अमाउंट में पे करते हैं या फिर हम उसको इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हैं। अब अगर आप कोई बहुत बड़ी चीज़ आइटम बाय कर रहे हो तो जिसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो आप उसको बाय कर सकते। जैसे अभी बिज़नेस वाले होते हैं, उनको कैपिटल इंटेंसिव कोई टेक्नोलॉजी की चीज़ें, जैसे कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हाउस हो, उसको कंप्यूटर की आइटम चाहिए हो, बट उसको पता हो कि उसके पास थोड़ी टाइम में उसकी वो पेमेंट्स वगैरह आ जानी है, तो वो टोटल पेमेंट कर सकता है। तो फिर वो क्या करेगा कि वो उस सिचुएशन में प्रेफर करेगा एक्सटेंडेड क्रेडिट को, और वो उससे 1 मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ जितना भी टाइम होगा उतना ले लेगा, ठीक है। लेकिन ये अनसूटेबल है उन बायर के लिए जिनकी इनकम अनसर्टन है, कि मतलब अगर आपकी इनकम अनसर्टन है, ठीक है, उसको यकीन ही नहीं है कि 1 मंथ या 2 मंथ या 3 मंथ में उसको पेमेंट आएगी या नहीं आएगी, या फिर वो पुअर रीपेमेंट हैबिट्स हैं, तो इन दोनों सिचुएशन में इसको एक्सटेंडेड क्रेडिट की तरफ नहीं जाना चाहिए। आपको एक्सटेंडेड क्रेडिट तब लेना चाहिए अगर आपको इनकम 100% कन्फर्म हो कि इस टाइम पीरियड में आपके पास इतने पैसे आ जाएंगे। फिर उसके बाद स्टोर क्रेडिट आ जाता है। इसका होता है कि ये स्पेसिफिक स्टोरी क्रेडिट का मतलब जो एक स्पेसिफिक रिटेलर हाउस है, ठीक है, जो रिटेलर है और जो रिटेलर चेन वाले होंगे, ठीक है। अब जैसे अल्फता हो गए, इम्तियाज़ हो गए, ये सिर्फ वही अपने स्टोर कार्ड इशू करेंगे। अब कपड़ों में आप देख लो, अगर जैसे सफ़ायर करे या जो गुल अहमद वगैरह है, ठीक है, ऐसे ये जो भी करेगा ना स्टोर कार्ड इशू, वो सिर्फ उसी स्पेसिफिक स्टोर का होता है। तो वो हमेशा रेगुलर लोगों को देता है कि अगर आपने फ्रीक्वेंटली वहाँ से चीज़ें बाय करनी है, अब जैसे ग्रॉसरी हमें हर मंथ बाय करनी होती है, तो फिर हम स्टोर कार्ड उनका अल्फता का ले सकते हैं या इम्तियाज़ का, क्योंकि हमने हर मंथ ग्रॉसरी करनी है। अगर आप रेगुलर उसके बायर हो, ठीक है, और आपको पता है कि आप जल्दी से उसकी अमाउंट पे कर सकते हो, तब आपको ये सूट करेगा। लेकिन अगर बायर की टेंडेंसी है ओवर स्पेंड करने की, ठीक है, या वो उससे मिसमैनेजमेंट हो जाती है, तो फिर उसको प्रेफर नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको मतलब कंट्रोल में रह के चीज़ें बाय करनी होती हैं स्टोर कार्ड से भी।
इसके बाद क्रेडिट कार्ड आ जाता है जो कि बैंक की तरफ से या फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इशू करते हैं, और इसकी हमेशा मंथली स्टेटमेंट होती है कि आपने मंथली पे करना है, और अगर मंथली एट द एंड ऑफ द मंथ आपने पे नहीं किया तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट उस पर पे करनी पड़ती है। तो इसको ये प्रेफरेबल होता है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। एमरजेंसी आपको कोई फौरी चीज़ परचेज़ करनी है आप कर लेते हो, ठीक है, और आपको पता है कि जी आप फ्रीक्वेंटली कुछ चीज़ें बाय करते हो और विद इन अ मंथ आप उसको रीपे कर दोगे, तो फिर आपको प्रेफरेबल है। लेकिन अगर आपका पुअर फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, मतलब वही कि अगर आपको ओवर स्पेंडिंग की आदत है और आपके पास कैश नहीं है, तो आप ऑनलाइन देखकर चीज़ें ही बाय करते रहते हो और बार बार ऑर्डर करते रहते हो, तो फिर आपको, और आपकी बाइंग बहुत एक्सेसिवली हो जाती है, तो फिर उस सिचुएशन में आपको क्रेडिट कार्ड अफोर्ड नहीं करना चाहिए, वो आपको सूट नहीं करेगा। क्योंकि क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के लिए आपको बहुत डिसिप्लिन में काम करना पड़ता है, आपको प्रॉपर्ली इसके डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है कि आपने क्रेडिट लिमिट से एक्स्ट्रा नहीं जाना, और दूसरा ये कि आपने मंथली बिल भी पे करना है और आपने ओवर स्पेंडिंग भी नहीं करनी है। फिर इनफॉर्मल क्रेडिट आ जाता है जो आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली वगैरह से बोरो करते हो। ये हमेशा इमरजेंसी में होता है और शॉर्ट टर्म ज़रूरत को पूरा करने के लिए होता है, ठीक है, और इसमें कोई फॉर्मेलिटीज़ वगैरह नहीं होती। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसकी वजह से आपके पर्सनल डिस्प्यूट हो सकते हैं, अगर आपका उस इंसान पे ट्रस्ट नहीं है, आपको लगता है कि वो टाइमली पे ही नहीं करेगा, तो फिर उस सिचुएशन में आपको इनफॉर्मल क्रेडिट नहीं देना चाहिए। तो ये कुछ सिचुएशन है जिसकी बेस पर टाइप ऑफ क्रेडिट आपको ऑफ़र करने चाहिए और किन बेस पर ये ऑफ़र नहीं करने चाहिए। तो ये हमारा कंज्यूमर क्रेडिट का था सिलेबस कंप्लीट, क्योंकि इसमें वो 3 टॉपिक थे। अभी जो हम करेंगे कुछ एग्जांपल्स इसकी कि कौन सी सिचुएशन है जिसमें किस टाइप ऑफ क्रेडिट को प्रेफर करेंगे, और उसके साथ इसके कुछ मैथ्स के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। That's it for today's lesson. Keep practicing, stay consistent. Don't forget to like, share and subscribe to Gen Z Learnovation, where learning meets innovation.